और उनमें से जो बची हुई माउंटेन रेंजेस है उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पेनिनसुलर प्लेटो रीजन, अब तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन याद हो चुका होगा, कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है, कितने एरिया में एक्सटेंडेड है, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है और उसके साथ साथ खनिज संपन्न क्षेत्र है, मिनरल रिच रीजन है जिसमें बहुत सारे पठार हैं और कई सारी पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियां इसका भाग है। तो ये सब हम पहले कर चुके हैं। हमने पठार प्लेटो काफी सारे देखे थे। पठारों में मुख्य जो पठार हमने देखे थे, एक तो मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार, उसके अलावा मेघालय पठार और साथ में दक्षिण भारत में हमने दक्कन का पठार भी देखा था। ये मेन प्लेटो है पठार, उसके अलावा भी और पठार देखे थे हमने। पर्वत श्रेणियां हम कर रहे थे। तो देखिए माउंटेन रेंजेस में हम अरावली पर्वत श्रेणी ऑलरेडी कर चुके हैं जो मुख्यतः गुजरात से लेकर और आगे दिल्ली तक विस्तृत है और राजस्थान में इसकी भूमिका बहुत अधिक है। राजस्थान में ये अरावली पर्वत न केवल जल विभाजक के साथ साथ जलवायु विभाजक का भी कार्य करता है। जैसे हमने देखा था कि वाटर डिवाइड का काम करती है माउंटेन रेंजेस, वैसे ही अरावली माउंटेन जो है ये क्लाइमेट डिवाइड का भी काम करता है राजस्थान में। अरावली पर्वत के पश्चिम में जो राजस्थान का भाग है वहां सेमी एरिड कंडीशंस हैं बिकॉज अरावली प्रेजेंट है। इसकी वजह से अरावली समानांतर स्थित है मानसून पवनों के, मानसून विंड्स के पैरेलल है, इसीलिए वेस्टर्न राजस्थान में शुष्कता है। जबकि बे ऑफ बंगाल की ब्रांच जब आती है तो वो अरावली माउंटेन से टकराती है और हैवी रेनफॉल करती है, भारी वर्षा करती है पूर्वी तट पर, इसीलिए पूर्वी तट क्या पूर्वी भाग में राजस्थान के, इसीलिए पूर्वी भाग राजस्थान का आर्द्र है। तो अरावली पर्वत जलवायु विभाजक का भी कार्य करता है। प्लस हमने देखा इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर और उसके साथ साथ खनिज संपन्न क्षेत्र है अरावली का जिसमें LIC मिनरल्स हमने देखे थे, लेड, जिंक, सिल्वर, सीसा, जस्ता, चांदी, लौह और तांबा। तो ये सब हमने अरावली पर्वत से रिलेटेड देखा था। और प्राचीन वलित पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है या रेसिडुअल माउंटेन जो होता है उसका एग्जाम्पल है या रेलिक्ट माउंटेन भी कह सकते हैं। गिर पहाड़ियां भी हमने देखी थी, यहाँ नेशनल पार्क भी है गिर पहाड़ियों में, गोरखनाथ नाम की ऊंची चोटी भी है और उसके साथ साथ हमने देखा कि जैन तीर्थ स्थल भी है या जैनों के लिए ये बहुत प्रमुख धार्मिक स्थल है ये गिर पहाड़ियां और इसके आसपास वाला क्षेत्र। फिर विंध्याचल श्रेणी भी हमने देखी थी जिसमें कई सारी पहाड़ियां सम्मिलित है, विंध्याचल, भारनेर, कैमूर और उसके साथ साथ यहाँ तक जो पारसनाथ है जो झारखंड में विस्तृत है उसको भी कई बार इसका भाग माना जाता है। और सद्भावना चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है और ये एक खंड पर्वत या ब्लॉक माउंटेन है। ये सब हमने देखा था। और चूना पत्थर से बना है, ये लाइमस्टोन का बना हुआ पर्वत है, ये हम देख चुके हैं। प्लस पन्ना नाम का एक स्थान यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाया जाता है जो हीरे के लिए विख्यात है। फिर सतपुरा श्रेणी भी हमने देखी थी। सतपुरा श्रेणी जो है ये राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में गुजरात से लेकर MP के पूर्वी भाग तक विस्तृत है, ईस्टर्न पार्ट तक। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी पहाड़ी थी? महादेव पहाड़ी, जिसमें धूपगढ़ नाम की सबसे ऊंची चोटी है सतपुरा की। उसके साथ साथ पंचमढ़ी नाम का एक बायोस्फीयर रिजर्व, जैव आरक्षित क्षेत्र और हिल स्टेशन भी स्थित है। फिर महादेव पहाड़ियों के ठीक दक्षिण में एक पठार है जिसका नाम है बैतूल का पठार और उस बैतूल के पठार से निकलती है तापी नदी। और उस महादेव पहाड़ी के थोड़ा और पूर्व में अगर जाते हैं तो मैकाल पहाड़ियां हैं और मैकाल पहाड़ियों में स्थित है अमरकंटक और अमरकंटक जो है यहाँ से निकलती है सोन और नर्मदा नदी। तो हमने सतपुरा श्रेणी में ये देखा था कि सतपुरा श्रेणी जो है, सतपुरा रेंज, इसके दोनों तरफ नदियां हैं। इसके उत्तर की तरफ आती है नर्मदा नदी और दक्षिण की तरफ बैतूल के पठार से निकलकर बहती है तापी नदी। तो इन दोनों इस पर्वत श्रेणी के दोनों ओर ये नदी घाटियां हैं, नर्मदा और तापी ब्रंज घाटी, ये नदी घाटी। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा के ठीक उत्तर में विंध्याचल। और सतपुरा जो है पर्वत, उसके साथ साथ एक और दक्षिण में पर्वत है अजंता पर्वत या पहाड़ी कह सकते हैं इसको, बेसिकली अजंता पहाड़ियां। तो सतपुरा पर्वत और अजंता पहाड़ियों के बीच में भ्रंश घाटी में बहती है तापी नदी। तो ये सब प्रमुख नदियां और पर्वत श्रेणियां हमने देखी थी। अब बचे हुए जो पर्वत है वो आज हमें देखने हैं जिसमें क्या क्या सम्मिलित है। पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है और नीलगिरी पहाड़ियां। तो इनको एक एक करके हम देखेंगे और पश्चिमी और पूर्वी घाट में अंतर जो है, डिफरेंस, ये भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रदेश कर रहे थे और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हमने पठार जितने भी हैं प्लाटो उनको कवर किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मुख्य पर्वतों के बारे में। पर पर्वतों को देखें उससे पहले इस पेनिनसुलर प्लाटो रीजन को या प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है, उसके साथ साथ सबसे बड़ा लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है और सबसे बड़ा है। और कितने क्षेत्र में फैला है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में, रीजन में फैला हुआ है। और उत्तर से दक्षिण तक इसका अगर डिस्टेंस देखें तो 1700 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है और पूर्व से पश्चिम तक 1400 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। और ऊंचा भाग है, हाइट कितनी है? 600 से लगभग 900 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई पाई जाती है। केवल इसमें पठार ही नहीं है, पठारों के साथ साथ इसमें स्थित है काफी सारे पहाड़ियां, पर्वत
तो ये सब इसका पार्ट है और गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा रहा है। बहुत पुराना और कटा फटा पठारी क्षेत्र है और खनिज संपन्न क्षेत्र है। इंडिया का सबसे मिनरल रिच रीजन है पेनिनसुलर प्लेटो रीजन। अब इसमें हमने जो पठार किए थे प्लेटो, हम मेवाड़ का पठार देख चुके हैं। मेवाड़ के पठार पर हमने बनास नदी बहती है वो देखा था। मध्य भारत पठार पर चंबल नदी बहती है और बुंदेलखंड पठार जो है यूपी एमपी में स्थित है और केन और बेतवा नदियां बहती है। मालवा के पठार पर चंबल नदी बहती है। चंबल के साथ साथ अन्य कई नदियां शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा वो सब बहती है। प्लस मालवा का पठार जो है लावा की परत और काली मृदा के लिए विख्यात है और चंबल नदी जो है यहाँ बीहड़ बनाती है। बघेलखंड पठार में मुख्य चीज क्या है? सोन नदी और महानदी के अपवाह तंत्र को, ड्रेनेज सिस्टम को बिल्कुल अलग करता है। फिर छोटा नागपुर पठार हमने देखा था जिसका वेस्टर्न पार्ट पार्टलैंड क्षेत्र कहलाता है। पार्टलैंड या पार्ट क्षेत्र, नेतरहाट पार्ट उसका सबसे ऊंचा भाग है। कई सारी नदियां निकलती है छोटा नागपुर पठार से और इसको सेंट्रल पार्ट से गुजरती है दामोदर नदी जो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करती है छोटा नागपुर पठार को। और दामोदर नदी घाटी में क्या मिलता है? कोयला मिलता है, वो भी बिटुमिनस कोयला, काफी उच्च गुणवत्ता का। इसीलिए दामोदर नदी घाटी को रूर घाटी कहते हैं भारत की। और छोटा नागपुर पठार में काफी सारे मिनरल्स मिलते हैं, आयरन ओर, माइका, मैंगनीज और लाइमस्टोन आदि भी मिलते हैं। मेघालय पठार इसी छोटा नागपुर पठार का भाग है और दोनों अलग कैसे होते हैं? राजमहल गारो गैप इन दोनों के बीच में है। किस वजह से बना गैप? मालदा भ्रंश की वजह से, मालदा फॉल्ट के कारण। और मेघालय पठार में आयरन, कोल और उसके साथ साथ यूरेनियम के भंडार भी पाए जाते हैं। प्लस मेघालय पठार की खास बात यह है कि यहाँ पर मौसिन राम और चेरापूंजी नाम के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र भी स्थित है। कार्बी आंगलोंग पठार असम में स्थित है और मिक्किर और रेंगमा पहाड़ियां इसका भाग है। जैसे मेघालय पठार का भाग है गारो खासी जैंतिया पहाड़ियां, वैसे कार्बी आंगलोंग पठार का भाग है मिक्किर और रेंगमा पहाड़ियां। दंडकारण्य पठार जो है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है मेनली, कुछ इसका भाग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी है। दंडकारण्य पठार को छत्तीसगढ़ वाली साइड क्या कहते हैं? बस्तर, और उड़ीसा वाली साइड इसको क्या कहा जाता है? कालाहांडी का पठार। और इसके ऊपर जो प्रमुख नदियां बहती हैं वो कौन कौन सी है? इंद्रावती नदी बहती है, सबरी, सिलेरू, इस तरह की रिवर्स बहती है। और मेनली जाना जाता है आयरन ओर, लौहयस के भंडार और बॉक्साइट के भंडार के लिए। और आयरन ओर की, लौहयस की एक फेमस खान है छत्तीसगढ़ में जिसका नाम है दल्ली राजहरा। और बॉक्साइट के जो फेमस जिले हैं उनका नाम क्या है? कालाहांडी, कोरापुट और बोलांगीर। लास्ट जो पठार हमने कल देखा था वो है दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटो। ये त्रिभुजाकार पठार है, लावा युक्त है और इसीलिए काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। और सामान्य ढाल इस पठार का कैसा है? पूरब की ओर। और तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना या आंध्र का पठार और कर्नाटक का पठार। और इन पर विभिन्न नदियां बहती हैं जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनेरू, तुंगभद्रा, ये सब नदियां इस पठारी क्षेत्र में बहती है। और सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र वाला जो भाग है इस तरफ काली मिट्टी के भंडार थोड़े ज्यादा मिलते हैं, काली मिट्टी का जमाव काफी गहराई तक मिलता है। इसीलिए ये एरिया पर्टिकुलरली कॉटन कल्टीवेशन के लिए, कपास की खेती के लिए जाना जाता है। तो ये सब हमने कल प्लाटो रीजन में देखा था। अब हम बात करेंगे आज पर्वतों की। और पर्वतों की यदि बात करें तो कौन कौन से प्रमुख पर्वत यहाँ इसमें से स्थित है? तो एक तो है अरावली पर्वत, फिर मध्य भाग में है विंध्याचल पर्वत, उसके नीचे आ जाता है सतपुरा, फिर यहाँ पश्चिमी घाट, फिर बीच में नीलगिरी पहाड़ियां और दूसरी तरफ ये पूर्वी घाट। तो इन सब पर्वतों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे अरावली पर्वत को। तो यही वो पर्वत है जो हमने देखने हैं एक एक करके। सबसे पहले अरावली पर्वत को पिक करते हैं। अरावली माउंटेन की लोकेशन यहाँ पे देखिए, गुजरात से होते प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कर रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने कुछ पठार देखे थे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के, पेनिनसुलर प्लेटो रीजन के। उनमें से जो रिमेनिंग प्लेटो हैं या बचे हुए जो पठार हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी तक जो हमने किया है उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने देखा कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश या पेनिनसुलर प्लेटो रीजन जो है ये इंडिया के सदर्न पार्ट में, दक्षिणी भाग में प्रायद्वीपीय हिस्से में स्थित है। मतलब ये पेनिनसुलर पार्ट जो इंडिया का यहाँ पर स्थित है और उसका विस्तार कुछ इस तरह से है, एक त्रिभुजाकार आकृति में ऐसे विस्तृत है, ट्रायंगल शेप्ड फॉर्म में ये एक्सपेंडेड है ये पूरा पेनिनसुलर प्लेटो रीजन। और इसी पेनिनसुलर प्लेटो रीजन का कुछ पार्ट यहाँ हमें गुजरात में देखने को मिलता है, काठियावाड़ प्रायद्वीप क्षेत्र में, और मेघालय में देखने को मिलता है। तो ये है पेनिनसुलर प्लेटो रीजन। और इससे रिलेटेड कुछ चीजें हमने कल डिस्कस की थी। एक तो ये भारत का सबसे पुराना ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है, सबसे पुराना स्थलीय भाग है और भौतिक प्रदेश है। और ओल्डेस्ट भौतिक प्रदेश होने के साथ साथ ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और गोंडवाना लैंड जो है ये आपको याद होगा जब हमने पेंजिया किया था, पेंजिया का दक्षिणी भाग जो है सदर्न पार्ट वो गोंडवाना लैंड है। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है ये। और उसके साथ साथ ये सबसे पुराना होने के साथ साथ सबसे बड़ा, लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। तो अगर फिजियोग्राफिक डिवीजन या भौतिक प्रदेश पूछा जाए तो सबसे बड़ा ये है। अगर रिलीफ फीचर पूछा जाए उच्चावच, तो सबसे बड़ी कौन सा रिलीफ फीचर है? मैदान सबसे बड़े हैं। अब ये जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है इसका एरिया कितना है? 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है।
और ये भी हमने कल देखा कि उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक जो इसकी दूरी है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसका जो एक्सटेंशन है वो लगभग 1700 किलोमीटर दूरी में विस्तृत है। और उसके साथ साथ ईस्ट से वेस्ट का जो एक्सटेंशन है वो हमें देखने को मिलता है 1400 किलोमीटर का, 1400 किलोमीटर। प्लस हमने देखा पठारी भाग है, प्लेटो रीजन है, इसलिए थोड़ा ऊंचा है ये। और ऊंचाई इसकी लगभग कितनी है, हाइट या एलिवेशन, तो हाइट इसकी लगभग 600 से 900 मीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि ये जो पठारी प्रदेश है, इसके नाम में पठार आता है, प्लेटो आता है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि इस रीजन में, इस प्रदेश में केवल पठार है। इस क्षेत्र में पठार के साथ साथ, प्लेटो के साथ साथ आपको पहाड़ियां, हिल्स देखने को मिलेगी कई सारी, और पहाड़ियों के साथ साथ कई पर्वत जो हैं वो भी इसी क्षेत्र में मिलेंगे आपको, पर्वत, माउंटेन्स। सो पर्वत, पठार और पहाड़ियों से मिलकर ये प्रदेश बना है। और कल हमने कुछ पठार या प्लेटो डिस्कस किए थे, आज जो बचे हुए पठार हैं उनको देखेंगे। अब बाकी पठार देखें हम आगे, उससे पहले कल जो हमने किए थे प्लेटो, उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अब पर्वत श्रेणियां तो हम आज आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। यहाँ जो प्लेटो है पठार वो देखिए। सबसे पहला मेवाड़ का पठार यहाँ स्थित है। इस पर एक नदी बहती है, बनास नदी, जो पूर्व की तरफ आती है। इसका मतलब इसका ढाल, स्लोप किस तरफ है, पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ। मध्य भारत पठार, मध्य भारत पठार यहाँ स्थित है एमपी के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और इस पठार के ऊपर से बहकर जाती है चंबल नदी, और चंबल नदी यहाँ से बहते हुए आगे जाती है और यमुना नदी से मिलती है। इसका मतलब इस पठार का, इस प्लाटो का ढाल किस तरफ है, उत्तर की तरफ है। और चंबल नदी जहां भी बहती है वहां क्या बनाती है, बीहड़ बनाती है। तो इस पठारी क्षेत्र पर भी वो बीहड़ या रेवाइंस बनाती है। फिर बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार जो है यहाँ यूपी और एमपी के इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहाँ ये जो पठार है, यहाँ सेमी एरिड कंडीशंस हैं, अर्धशुष्क परिस्थितियां। केन और बेतवा जैसी नदियां यहाँ बहती हैं, और बेतवा और केन जैसी नदियों के बहने के कारण यहाँ कई गहरी घाटियां हैं, डीप वैलीज बन चुकी हैं। और जब ये नदियां गिरती हैं पठार से नीचे तो वो बनाती हैं जलप्रपात, वाटरफॉल्स। तो इस प्लाटो रीजन में वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ एक पठार है जिसका नाम है मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है उसी का विस्तार राजस्थान में हाड़ौती के पठार के रूप में देखने को मिलता है। इस पठार की खास बात ये, एक तो ये त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल शेप का है, और उसके साथ साथ इस पर लावा की परत पाई जाती है। और लावा की परत की वजह से यहाँ काली मिट्टी बनती है। और ये काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए उपयोगी है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए यूजफुल है। कॉटन कल्टीवेशन के साथ साथ यहाँ सोयाबीन आदि के लिए के उत्पादन के लिए या कृषि के लिए भी ये जो मिट्टी है यहाँ की वो लाभदायक है। उसके साथ साथ इस पठार पर बहुत सारी नदियां बहती हैं, कल हमने देखा था। एक तो चंबल नदी बहती है यहाँ पर, यहाँ बहती है चंबल नदी जो आगे इस पठार से भी होते हुए जाती है, एमपी के और इसके राजस्थान के बॉर्डर रीजन से होते हुए। चंबल के अलावा शिप्रा नदी बहती है यहाँ पर। शिप्रा के अलावा काली सिंध बहती है, पार्वती बहती है, और थोड़ा सा बेतवा जो नदी है वो भी यहाँ पर बहते हुए जाती है। शिप्रा नदी के किनारे हमने देखा था उज्जैन शहर स्थित है, और बेतवा और पार्वती नदी जो है उसके बीच में स्थित है भोपाल। आप इंदौर की लोकेशन देखिएगा मैप में, और इंदौर की लोकेशन देख के बताइएगा कि वो कौन सी नदियों के बीच में आपको इंदौर वाला भाग नजर आ रहा है। इंदौर भी इसी पठारी क्षेत्र के ऊपर स्थित है, इसी पठारी क्षेत्र का भाग है, पर इंदौर कहाँ, कौन सी नदियों के बीच में है वो देखकर बताइएगा आप। अब आप देखिए आगे जो पठार है वो है बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार जो है वो ठीक इस कैमूर श्रेणी के, विंध्याचल का ही भाग है कैमूर पहाड़ियां, उनके ठीक पूर्व में यहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ और एमपी में। और ये सोन नदी और महानदी के अपवाह तंत्र को अलग करता है, मतलब सोन उसकी सहायक नदियों को और महानदी और उसकी सहायक नदियों को बिल्कुल अलग रखता है। महानदी बहती तो काफी यहाँ नीचे से, पर महानदी की कई सारी ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती हैं, और उन सहायक नदियों को महानदी की तरफ बहने के लिए मजबूर कौन करता है, ये वाला जो पठार है बघेलखंड, ये करता है। क्योंकि ये ऊंचा उठा हुआ भाग है, तो इस ऊंचे उठे हुए भाग की तरफ तो नदी आएंगी नहीं, जहां ढलान मिलेगा वही नदी जाती है। तो इसीलिए वो जो नदियां हैं सहायक नदियां महानदी की, वो नीचे की ढलान होने के कारण महानदी की तरफ जाती है और उस महानदी को ज्वाइन करती है। बघेलखंड पठार के अलावा छोटा नागपुर पठार, कल सबसे इंपॉर्टेंट पठार में हमने ये छोटा नागपुर पठार ही देखा था। ये झारखंड में है वैसे तो मुख्यतः, पर आंशिक रूप से या आंशिक भाग जो इस पठार का है वो आसपास के सभी राज्यों में देखने को मिलता है। जैसे थोड़ा सा बिहार में, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में, कुछ भाग आपको उड़ीसा में मिलेगा और कुछ भाग आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। तो ये है वो पठारी क्षेत्र जो आसपास के कुछ राज्यों में भी फैला हुआ है। छोटा नागपुर पठार की प्रमुख बातें हमने क्या देखी थी कि जो पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न पार्ट, वो है पाट क्षेत्र या पार्टलैंड एरिया। और उस पाट क्षेत्र के सबसे ऊंचा पाट कौन सा है, नेत्रहाट पाट, ये हमने कल देखा था। और पाट वास्तव में क्या होता है, ये मेसा ही होता है, जिसे स्थानीय भाषा में पाट कहा जाता है। और मेसा क्या होता है, पठार से थोड़ा छोटा कोई भूभाग जो ऊपर से समतल हो पर ऊंचा भी हो, उसे मेसा कहा जाता है। फिर पाट के अलावा हमने देखा कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र जो है इसके बीचों बीच से एक नदी जाती है, दामोदर नदी, जो इसे डिवाइड करती है दो पार्ट्स में। उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, हजारीबाग और कोदरमा पठार, और दक्षिणी भाग को कहा जाता है रांची का पठार। और इस छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से कई सारी नदियां निकलती हैं।
जैसे रांची के पठार से निकलती है स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, उसके साथ साथ पाट क्षेत्र जो है वहां से भी नदी निकलती है, शंख नदी, दक्षिणी कोयल भी निकलती है। उसके साथ साथ पाट क्षेत्र से उत्तर की ओर एक नदी निकलती है जिसका नाम है उत्तरी कोयल नदी। तो इस तरह से कई सारी रिवर्स नदियां यहाँ से निकलती हैं। प्लस दामोदर नदी घाटी क्षेत्र जो है वो कोयले के भंडार के लिए विख्यात है, और कोयले के भंडार के लिए जर्मनी का एक क्षेत्र विख्यात है जिसका नाम है रूर घाटी क्षेत्र। जर्मनी के इस रूर घाटी क्षेत्र के आधार पर ही हमारी जो ये दामोदर नदी घाटी है उसको भी क्या कहा जाता है, भारत की रूर घाटी क्षेत्र, क्योंकि दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में कोयला मिलता है। अब कोयला बहुत उच्च गुणवत्ता का मिलता है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में, बिटुमिनस कोयला मिलता है, बिटुमिनस काफी अच्छी क्वालिटी का कोयला है। और उसके साथ साथ यहाँ छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे आयरन ओर मिलता है, लौह अयस्क, कई जगह अभ्रक माइका मिलता है, मैग्नीज मिलता है। उसके साथ साथ उत्तरी कुछ भाग जो विंध्याचल के आसपास वाला है वहां चूना पत्थर, बालू पत्थर, ये सारी चीजें, इस तरह की अवसादी चट्टाने भी मिलती हैं। तो काफी प्रमुख खनिजों का भंडार है छोटा नागपुर पठार, और भारत में सबसे खनिज संपन्न पठारी क्षेत्र अगर कोई है तो वो छोटा नागपुर पठार ही है। तो ये हमने कल की क्लास में देखा था। अब बाकी बचे हुए जो पठार है, टोटल 10 प्लेटो है, उसमें से जो 4 बचे हुए उनको आज हम देखेंगे, बट बचे हुए कौन से हैं वो देखिए। मेघालय पठार, मेघालय पठार यहाँ मेघालय में ही स्थित है। करबी आंगलोंग पठार जो असम में स्थित है और मेघालय पठार का ही एक्सपेंशन या विस्तार माना जाता है। फिर हमें देखना है दंडकारण्य पठार जो यहाँ छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले क्षेत्र में है। और लास्ट जो हमको देखना है वो है दक्कन का पठार जो यहाँ पर त्रिभुजाकार आकृति में स्थित है, दक्कन का पठार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेघालय पठार से। अच्छा, मेघालय पठार से शुरुआत करें उससे पहले जाता है, आज हम द्वीपीय समूह प्रदेश को डिस्कस करेंगे जो लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है, भौतिक प्रदेश है। इंडिया के बाकी भौतिक प्रदेश फिजियोग्राफिक डिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसमें आइलैंड ग्रुप रीजन जो है इसमें कौन से आइलैंड सम्मिलित हैं या किसकी बात की जा रही है, तो इस प्रदेश में यदि देखा जाए तो इस प्रदेश में सम्मिलित हैं भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह, जिसमें सम्मिलित है एक तो लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, और दूसरा इसमें सम्मिलित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स इस भौतिक प्रदेश का, इस फिजियोग्राफिक डिवीजन का पार्ट है। अब इसमें से अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप जो है वो तो अरेबियन सी में स्थित है, अरब सागर में, और अंडमान निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। तो अब एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप जो कि यहाँ पर उसका डायग्राम आपको दिख रहा है, आप एटलस में इसको देखिएगा इस आइलैंड ग्रुप को, ताकि आपको इसके छोटे छोटे द्वीप वगैरह जो है वो थोड़ा बहुत समझ में आए। अब देखिए ये आइलैंड ग्रुप द्वीप समूह बना कैसे है, तो जैसे बाकी इंडिया का हिमालय वाला जो पार्ट है वो इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से बना है हिमालय। पूर्वांचल वाला पार्ट जब हमने किया था तब हमने देखा था कि भारतीय प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और बर्मा प्लेट का जो अभिसरण हुआ है उससे पूर्वांचल बना है, और पूर्वांचल का ही आगे विस्तार माना जाता है अराकन योमा पर्वत, और अराकन योमा का बंगाल की खाड़ी में जो एक्सटेंशन है या विस्तार है उससे बनते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्यतः इंडियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन कह सकते हो इसको आप, इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट के अभिसरण से, कन्वर्जन से बना है। बर्मा प्लेट इनके अभिसरण